कंसेप्ट, ठीक है, वो सब सब कुछ ऐड है यहाँ पे। एक बार सोचना, नहीं बनेगा तो कल फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लैनेटरी मोशन। जैसे पहले में हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कोई भी देखो ऐसे चैप्टर स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, सर्टेन लॉज सर्टेन थ्योरीज पहले हमको चाहिए और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, हमारे पास सर्टेन लॉज है जिसको हम बोलते हैं केपलर्स लॉज, और इसी पे पूरा प्लैनेटरी मोशन बेस्ड है। यहाँ पे क्या क्या चीजें आएगा, रोटेशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आएगा, टॉर्क का कंसेप्ट, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट आएगा, एलिप्स का छोटा सा वे मतलब चीजें बेसिक्स आएगा हमारे पास, सर्कुलर मोशन के लिए आएगा। तो स्टार्ट करें क्या हम लोग इसको? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे जो केपलर्स के लॉज है, ध्यान रख, जैसे न्यूटन्स लॉ होता है ना, मान लो कोई आपसे पूछे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ तो ये तो नहीं बताते हो कभी कि एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स कंसेप्ट तो नहीं बताते हो, है ना। मतलब वहाँ पे हर एक लॉ का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वहाँ पे लॉज का जो फर्स्ट लॉ है वो वही है ना, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही सेम चीज केपलर्स लॉज में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है यहाँ पे केपलर्स लॉज का, उस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली कोई पूछे तो ऐसे ही पूछेगा कि केपलर्स सेकंड लॉ बताओ, केपलर्स थर्ड लॉ बताओ, ठीक है, तो वो सीक्वेंस नहीं बदलना है। तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बता रहा है कि कोई भी प्लेनेट इट विल ऑलवेज मूव इन एन एलिप्टिकल पाथ अराउंड इट्स सन, ठीक है, और सन कहाँ पर होगा, उस एलिप्स का एक फोकस पे होगा, क्योंकि आप एलिप्स के बारे में बात कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका दो फोकस होता है, तो सन विल बी एट वन फोकस। एक चीज देखो, क्लियर रखो कि यहाँ पर जब ये सब जो लॉज है, आप प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन देखो या आप सैटेलाइट का मोशन अराउंड द प्लैनेट देखो, कंसेप्ट एक ही है। समझ में आ रहा है बात, दोनों अलग अलग थ्योरी नहीं है कुछ, ठीक है। सो कोई भी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन elliptical path with sun being at one of the focus। तो मान लेते हैं यहाँ पर दिस इज द सन। सर ये इलिप्टिकल क्यों होता है? कोई भी जब दो एक पार्टिकल दूसरे के चारों तरफ घूमता है अंडर अ फोर्स विच इज 1/r² टाइप ऑफ फोर्स, तब उस टाइम पे पाथ हमेशा एलिप्स आता है। मैथमेटिकली डिराइव किया जा सकता है इसको, ठीक है, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसका, वो करेंगे नहीं हम लोग, उसका कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोई एक सेंस, यहाँ पर मान लो रोटेशन का हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एक प्लेनेट यहाँ पर घूम रहा है, तो जब ये रोटेट कर यहाँ पे घूम रहा है इस तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे, सन तो हो गया एक पर्टिकुलर फोकस पे। अब जो एलिप्स है, इस एलिप्स में कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि इसको हम लोग क्या मेजर एक्सिस बोलते हैं, हाँ सर। और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। दिस लेंथ, क्या ये लेंथ होता है स्मॉल एल, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है क्या? एलिप्स पढ़ लियो ना ये सब। यस सर। ये लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। हाँ सर। तो अगर इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी ई है तो ई स्क्वायर का वैल्यू 1 - b²/a², हाँ सर। ठीक है। तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू यहाँ बी से ज्यादा होता है, तो एलिप्स का एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से 0 के बीच में लाई करता है। इक्वालिटी साइन होगा क्या कहीं पे? नहीं होगा नहीं नहीं सर। होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ए ए ई, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा वैल्यूज है, ये सब चीज याद रहना चाहिए। ए ई हो गया है। सन से अगर मैं इस माइनर एक्सिस का एंड को ज्वाइन कर दूं, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी ए के इक्वल होता है। अंडर रूट ट्राइंगल से करके देखो, √b² + a² और यहाँ से इक्वेशन से b² + a² का वैल्यू तो a² आ गया ना, हाँ सर, हाँ सर, वही सुनने वाले थे।
ठीक है। उसके बाद देखो ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, दिस पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। जब ये प्लैनेट पॉइंट ए पर होगा उस टाइम पर प्लैनेट का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, हमको याद है काइनेमेटिक्स में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कोई पार्टिकल अगर एक पाथ पे फॉलो करता है, मूव करता है, तो उस टाइम पर हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है इट इज टेंजेंशियल टू द पाथ। हाँ सर। ठीक है। तो ए और बी ऐसा पॉइंट्स है जहां पर अगर मैं वेलोसिटी लिखूं पार्टिकल इस प्लैनेट का, मान लेते हैं यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, यहाँ पर v2 वेलोसिटी है, तो पॉइंट ए पर क्या हो रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज मिनिमम। ठीक। पॉइंट बी पर द सेपरेशन बिटवीन प्लैनेट एंड द सन इज मैक्सिमम। हाँ हाँ सर। क्लियर है ये चीज? सो दिस values r1 which is the minimum separation between the planet and the sun, क्या इसका वैल्यू a into 1 minus e होता है? हाँ हाँ सर। सर। And the maximum separation between the planet and the sun, इसका वैल्यू a into 1 plus e। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नोट करने वाला चीज एक ये है कि पॉइंट ए पर क्या सन के रेस्पेक्ट में प्लैनेट का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब r1 वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल है? हाँ सर। सर। वैसे ही हाँ पॉइंट बी पर पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। बाकी ऐसा कोई भी पॉइंट और नहीं होगा एलिप्स में जहां पर आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, है ना? हाँ सर। तो ये जो पॉइंट्स है ए एंड बी, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट्स। इसको हम टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, जहां पे आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर होता है, दीज आर कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट्स। तो जितना भी स्टैंडर्ड कर्व्स आप पढ़ते हो सब में एक टर्निंग पॉइंट है, मिनिमम एक टर्निंग पॉइंट सब में है। जैसे सर्कल में इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट पे तो आर वेक्टर वी वेक्टर परपेंडिकुलर है। हाँ सर। ठीक है। एलिप्स में दो होता है, हाइपरबोला पैराबोला में एक होता है जो उसका वर्टेक्स होगा। ठीक है। और हाइपरबोला में भी एक होगा। तो हाइपरबोला में दो नहीं होता? नहीं मतलब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है हाइपरबोला पे तो एक ही पाथ में जाएगा ना, दो पाथ में तो एक साथ नहीं जाएगा। अच्छा हाँ सर, एक ठीक ही है। होगा। मतलब कोई जो एक ब्रांच है हाइपरबोला का एक ही ब्रांच पे मूव करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। So this point A, which is the minimum distance of the planet from the sun, this point is called as perihelion. इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा आपको कि फाइंड, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, सपोज फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट पेरीहेलियन, तो आपको एग्जाम में बताएगा नहीं पेरीहेलियन क्या है, आपको पता होना चाहिए। और पॉइंट बी विच इज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एपीहेलियन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में और कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल चीज है ये। सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूटन्स लॉ में सेकंड लॉ होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे यहाँ पे भी सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ सर यहाँ पर मतलब सन और इस प्लेनेट के बीच में फोर्स भी लग रहा है और प्लेनेट के पास एक वेलोसिटी भी है, इसीलिए क्या प्लेनेट मतलब रिवॉल्व करता है। हाँ, उसीलिए रिवॉल्व करता है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। सेकंड लॉ हमको क्या बोल रहा है? द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये प्लेनेट किसी एक इंस्टेंट पे यहाँ पर प्रेजेंट है टाइम t। ठीक है। नेक्स्ट dt टाइम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो dt टाइम में मान लो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया t प्लस डी टी। सो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, ठीक है, ये जो लाइन है ये कितना एरिया स्वीप आउट किया, दिस इज द एरिया जो ये स्वीप आउट किया। तो ये एरिया है मान लो कि डी ए। ठीक। तो ये एक कोई भी एक जनरल पोजीशन मैंने लिया, इस जनरल पोजीशन पे टी टाइम पर ये प्लेनेट प्रेजेंट था, तो नेक्स्ट डी टी टाइम में द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन इट स्वीप्स आउट द एरिया डी ए।
अब ये लॉ हमको बता रहे हैं कि आप कहीं पर भी इनिशियल पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पर होता प्लेनेट इनिशियली, तो नेक्स्ट dt टाइम में अगर यहाँ पर आ जाए, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में इसको dt का टाइम लगे, देन अगेन दिस एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन, दिस एरिया विल आल्सो बी इक्वल टू dA। तो सेम टाइम इंटरवल में द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन विल स्वीप आउट सेम एरिया। समझ में आ रही चीज? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मान लो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एरिया। सो एरिया स्वेप्ट इन dt टाइम। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैं इसको dA वेक्टर लिख दे रहा हूँ। अब देखो इतना स्मॉल इंटरवल के बारे में अगर बात किया जाए, तो स्मॉल इंटरवल में ये जो पोर्शन आपको एलिप्स का दिख रहा है, क्या इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ एक स्ट्रेट लाइन से? हाँ हाँ सर। ठीक है। और दूसरा चीज हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये स्मॉल इंटरवल dt में पार्टिकल का वेलोसिटी या हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं? हाँ सर। स्मॉल इंटरवल का ये फायदा होता है। तो अगर इस प्लैनेट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर v वेक्टर रहा होगा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ हमको दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर से जो आपको लेंथ दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको v वेक्टर इंटू dt लिख सकता हूँ? हाँ सर। यही होगा क्या? हाँ सर। ठीक। और मान लो कि ये जो लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन, ये जो लाइन है यहाँ पर, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू द सन एट एनी टाइम t। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल का एरिया हो गया हाँ सर। है ना? ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस एरिया कैन बी रिटन एज हाफ इनटू v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, सॉरी v dt, r वेक्टर क्रॉस v dt। याद है ऐसा हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि ट्राइंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से लिखा जा सकता है। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। so dA vector by dt, dA by dt, this is equal to half of r vector cross v vector। ये होगा। अब मैं इसको हाँ सर। मास ऑफ द प्लैनेट से डिवाइड कर दे रहा हूँ और मास ऑफ द प्लैनेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म क्या बना? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसका बना? द प्लैनेट। मास का। प्लैनेट का। रोटेशन में याद करो, कोई भी चीज एंगुलर मोमेंटम टॉर्क वो सब बोलते हो तो आप किसी एक पॉइंट के अबाउट बोलते हो ना? हाँ सर। कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम? सन के अबाउट। And this is the angular momentum of the planet with respect to the sun. So basically it is the angular momentum with respect to center of the sun. ठीक है, so इसको हम लोग बोल रहे हैं L vector angular momentum with respect to the sun divided by 2 times the mass of the planet। तो यहाँ पर ये जो small m है, this is the mass of the planet। And this L vector, this is the angular momentum of planet with respect to the sun। अब यहाँ पे सोचो कि अब ये प्लैनेट किसी भी पोजीशन पर रहे, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या वो टुवर्ड्स द सन लग रहा है हमेशा? हाँ सर। है ना? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक्चुअली में वो क्या हो गया, m इंटू जी वेक्टर है ना? सो m इंटू जी वेक्टर इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। तो याद है इसको हम सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। सेंट्रल फोर्स का दो प्रॉपर्टीज था ना, पहला प्रॉपर्टी था कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, और दूसरा क्या था, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कोई भी फोर्स डायरेक्टेड रहेगा तो हमेशा सेंट्रल फोर्स होगा? समझ लो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। सेम रहना चाहिए नहीं, आर का फंक्शन होना चाहिए। हाँ, सो पहला पॉइंट है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, और दूसरा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट।
तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये तो 1/r² का फंक्शन है, gm1m2 तो कांस्टेंट है ना ऊपर। हाँ ठीक है, सो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इट इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, सो दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये एक सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होता ही है। ठीक, क्लियर है ये चीज। हाँ सर। अब अगर इसका जो ये जो फोर्स लग रहा है प्लेनेट पे ये हमेशा सन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो सन के रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना हो गया? 0। 0 हो जाएगा। सो टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू द सन इज 0। तो अगर टॉर्क 0 और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है इस प्लेनेट पे, तो टॉर्क यहाँ पर अब हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू सन 0 आ रहा है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सन इज कांस्टेंट? हाँ हाँ सर। सर, कॉन्सेप्ट जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है एक प्लेनेट सन सिस्टम का हमेशा। तो ये L/2m जो आ रहा है, क्या दिस टर्म इज कांस्टेंट? हाँ सर। ये कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू रहना चाहिए ये। तो dA/dt क्या कांस्टेंट हो गया पूरा? हाँ सर। हाँ इसीलिए ये लॉ यही तो बता रहा है आपको कि इन द सेम टाइम इंटरवल इट मस्ट स्वीप सेम एरिया, तभी तो ये रेशियो कांस्टेंट आएगा हमेशा। हाँ ठीक है, सो दिस टर्म dA/dt, दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज एरियल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पूछेगा कि फाइंड द एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी मतलब dA/dt, जिसका वैल्यू आप L/2m करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ तो dA/dt विच इज L/2m, और हम बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, सो ये कांस्टेंट का कुछ वैल्यू तो होगा। क्या वैल्यू होगा इसका? देखो dA मतलब क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर प्लेनेट मान लो एक पोजीशन से स्टार्ट हुआ और पूरा घूम के एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन होगा, वो जो एरिया स्वीप करेगा, क्या वो पूरा एलिप्स का एरिया हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो पाई ए भी होता है पूरा एलिप्स का एरिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो टी टाइम पे होगा वही होगा यहाँ पे कैपिटल टी। हाँ सर। ठीक, सो दिस कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो बहुत सारे पैरामीटर्स में निकाल सकते। अब देखो कैपिटल टी के टर्म्स में हम अभी लिख तो दिए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि कैपिटल टी का वैल्यू भी तो अभी मालूम नहीं है हमको। ठीक है, जस्ट एक मेथड बता रहा हूँ, आप इस तरह से कर सकते हो कैलकुलेट, अगर कैपिटल टी पता कैपिटल चल टी जाए तो तो हो मालूम जाएगा। है, वो 365 डेज नहीं होगी। हाँ, तो कैपिटल टी तो मालूम है, 365 कहाँ डेज मालूम है? टोटल टाइम एक बार घूमने में तो मतलब रिवोल्यूशन होने में जितना टाइम लगता है वही नहीं होगा। हाँ, कितना टाइम लगेगा? अच्छा तुम्हारा अर्थ के नहीं, अर्थ के लिए नहीं, हम तो सिर्फ अर्थ के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, जनरल मतलब चाहिए अलग हमको। प्लान। हाँ, अच्छा हाँ जनरल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। तो सर टाइम टाइम पीरियड, पीरियड हाँ तो हम बोल सकते हैं 2π/ω होगा। हाँ, तो ओमेगा क्या होगा? तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरीके से वैसे ही अगर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है ना, तो हम ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है कि एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या है। अभी वो पॉइंट अभी डिस्कस करना बाकी है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तो है बट इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मिल जाए तो L/2m मतलब एरियल वेलोसिटी का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कांस्टेंट का मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ मेरे को डायरेक्शन क्या है एंगुलर मोमेंटम का? कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट? इनटू द प्लेन। तो इनटू द स्क्रीन होगा। इनटू द, जिस सेंस में रोटेट हो रहा है उस सेंस में राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ तब आपको डायरेक्शन देगा ना एंगुलर मोमेंटम का। हाँ सर इनटू द स्क्रीन तो यहाँ पर हम इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि क्लॉकवाइज सेंस में रेवोल्यूशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जैसे इसके ऊपर वाले डायग्राम में देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में,
ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे ये मेंस में आया हुआ है पहले भी कि डायरेक्शन बताओ एंगुलर मोमेंटम का, तो वो इनटू द पेपर आउट ऑफ द पेपर नहीं, तो उसका मतलब होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैनेट, हाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास सेकंड लॉ के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? ये सब फॉर्मूलाज बहुत एरिया इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ एरिया वेक्टर का हाँ, एरिया वेक्टर का क्या चीज? डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है तो एरिया भी तो परपेंडिकुलर ही होता है ना, जो जिस direct- प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगा। ठीक है सर। हो गया ये। हाँ सर। उसके बाद देखो, अच्छा मान लो कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/r² का फंक्शन मान लो कभी सडनली चेंज हो गया, 1/r³ हो गया, तो ये सेकंड लॉ होल्ड करेगा? हाँ हाँ सर सर। करेगा। हाँ सर। सेकंड लॉ होल्ड, क्योंकि अगर मैं r² के जगह r³ कर दूं तब भी तो वो सेंट्रल फोर्स ही है ना। हाँ हाँ सर। तो हाँ सेंट्रल फोर्स से अगर यहाँ पे कहीं पर भी जो मैंने कैलकुलेशन किया है कि dA/dt इक्वल टू L/2m, क्या इस कैलकुलेशन में कहीं भी मैंने यूज किया है कि फोर्स इज 1/r²? नहीं नहीं सर। उसका यूज नहीं किया है। तो अगर मैं r² को r³ कर दूं तब भी एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम तब भी कंजर्व रहना चाहिए, हाँ है ना। तो एंगुलर हाँ सर। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, मतलब ये सेकंड लॉ तब भी होल्ड करेगा। फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा। फर्स्ट लॉ एलिप्स तभी आता है जब वो 1/r² का फंक्शन रहता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ भी होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर 1/r² के अलावा कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, मतलब कि वो r² की जगह जो पावर है r का उसको अगर मैं चेंज कर दूं तो सेकंड लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो, दिस होल्ड्स, सेकंड लॉ होल्ड्स इवन इफ ग्रेविटेशनल फोर्स या g वेक्टर इज इक्वल टू 1/r⁴n। ठीक है, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। n का कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो सेकंड लॉ डेफिनेटली होल्ड करेगा। जीरो तो नहीं पुट कर सकते हैं इनको? जीरो नहीं पुट कर, जीरो पुट करोगे तब तो फोर्स का वैल्यू चल कांस्टेंट नहीं हो गया। रहेगा फिर। सेकंड लॉ, सर सेकंड लॉ तो फिर हर सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड बोल सकते हैं हम, चाहे जैसा हर फंक्शन। सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब सेकंड लॉ जरूरी नहीं है मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ही पूछूं, किसी भी चैप्टर में पूछ सकता हूँ फिर। सर बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का मतलब अराउंड रिवॉल्यूशन करता है वहां हम लगा सकते हैं ये? लगा सकते हो। ठीक है, सेकंड लॉ, अब तो ये मतलब सेकंड लॉ होल्ड करने के लिए तो ये मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर का ही जरूरत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो आप। ठीक है, बस सेंट्रल फोर्स है अगर तो कहीं भी लगा सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। इनफैक्ट कोई अगर यहाँ पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जरूरी नहीं है पार्टिकल एलिप्स में मूव कर रहा है, तो जैसे पार्टिकल मूव कर रहा था सडनली फोर्स ही 0 हो गया तो उस टाइम पर भी सेकंड लॉ होल्ड करता है। फोर्स लगना बंद हो जाए तब भी होल्ड करता है। तो ऐसा कैसे सर? देखो इस तरीके से मान लो कि एक प्लेनेट है या और एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा था, सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाने लग गया। फोर्स नहीं लगेगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। हाँ सर। तो मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उस टाइम पर अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैं अगर सेम टाइम इंटरवल के बारे में बात करूं तो डेल्टा टी का टाइम इंटरवल में अगर लें तो ये लेंथ हो गया वी डी टी और ये वाला लेंथ भी वी डी टी। हाँ तो लाइन ज्वाइनिंग द सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, क्या ये लाइन अब इक्वल एरिया स्वीप करेगा? बताओ, ये एरिया और ये एरिया क्या सेम होगा? हाँ सर। क्योंकि हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया भी सेम है, हाँ तो होल्ड तो कर रहा है सेकंड लॉ।
ठीक है, तो सेकंड लॉ ध्यान रखना है, सेकंड लॉ के लिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत रखो ग्रेविटेशन में, सेकंड लॉ सेंट्रल फोर्सेस के लिए कहीं भी वर्क कर सकता है। ठीक है, क्या जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और देख क्वेश्चन आपको पता चलेगा कैसे करना है। लास्ट हमको क्या बताता है, लास्ट लॉ हमको टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि कोई भी प्लेनेट अगर मूव कर रहा है ना एलिप्टिकल ऑर्बिट, तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ पीरियड। तो ये बताता है जो टाइम पीरियड है प्लेनेट का, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ठीक है, दिस इज द थर्ड लॉ। तो अगर मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू लिखूं, सो दिस इज 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ जी टाइम्स मास ऑफ द सन इनटू a पावर 3/2। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मास ऑफ सन। प्लेनेट का मास से इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। सर ये तो मतलब जो प्लैनेट का मास से इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो क्या मतलब ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ के कारण सभी प्लैनेट का टाइम पीरियड अलग अलग होता अलग है? अलग होता है, हाँ। सर अगर स्टार मतलब जो प्लैनेट है उसका मास अगर स्टार से कंपेरेबल हो गया तब भी वो नहीं, तो मतलब टाइम कंपेरेबल हो गया तब तो स्टार रेस्ट पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग एजम्पशंस ले रहे हैं, जैसे यही सेकंड लॉ में यहाँ पर जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज है कि प्लेनेट का मास सन के मास से काफी कम है। ठीक है, तब उस टाइम पर हम जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वो नियरली सन के सेंटर के पास ही ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टार प्लेनेट का मास कंपेरेबल हो गया तो सन भी का भी रोटेशन फिर आपको दिखाई देने लगेगा। सर हम्म। हाँ सर। सर जो तो फिर टू ये स्टार सोलर लेफ्ट सिस्टम वाले होता है उसमें हम ये लॉज नहीं लगा सकते? किसमें? जो मतलब 2 स्टार वाला सोलर सिस्टम होता हाँ, 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम में लगा सकते हो, बस वहां पे सन रेस्ट पे नहीं रहता है। वहां पे जो भी अगर कंपेरेबल मासेस है, जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि दोनों अपना कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। वहां पे भी इक्वेशंस ऐसा ही आता है, तो उसको करेंगे डेराइव तो आप देखोगे सेम इक्वेशंस आएगा। सर, और ये लेफ्ट वाले टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगा ना? हाँ, उस पे आएंगे, वेलोसिटी वाला डिस्कशन पे आते हैं। आर अभी थीटा हो जस्ट एक जाएगा तो ब्रीफिंग मैंने दिया, अभी चीजों को और कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो क्या क्या बचा है, टाइम पीरियड ये कैसे आया, ये इक्वेशन टाइम पीरियड का। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। और भी कुछ चीजें अभी है कैलकुलेट करने। एनर्जी हम बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो एनर्जी लगेगा, कि कोई भी प्लेनेट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, हाँ सर। क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो कंजर्वेटिव इन नेचर हाँ सर। है ना। तो वो मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। किसी भी जनरल पोजीशन पे प्लेनेट का स्पीड क्या होगा, वो सब चीजें देखेंगे। सर हमने जो एस्केप वेलोसिटी मतलब का जो कंसेप्ट पढ़ा वो हम यहाँ लगा सकते हैं कि हाँ प्लैनेट को बिल्कुल कितना बिल्कुल, एनर्जी एस्केप वेलोसिटी तो यहाँ भी लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। एस्केप वेलोसिटी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना वेलोसिटी देना है कि एस्केप कर जाए, तो उसको तो कहीं भी लगा सकते हो आप वो कंसेप्ट। जैसे एस्केप स्पीड का कंसेप्ट, जैसे वो बाइंडिंग एनर्जी का मैंने आपको बताया ना, आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगा रहे हो, तो हर जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, जैसे आप मेंस का जब पेपर देखोगे तो मेंस में क्या होता है, वो ज्यादातर आपको सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आपका मेंस का सिलेबस में ज्यादातर सर्कुलर ऑर्बिट्स है। क्योंकि जैसे आप अर्थ का अगर देखोगे कि अर्थ के बारे में, जो उसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बहुत लार्ज नहीं है। ठीक है, दैट डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज, मतलब कि ए और बी का वैल्यूज बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है उसमें। तो इसीलिए हम लोग कई बार नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स लेके चीजों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले सर्कुलर ऑर्बिट्स लेके बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझना चाहिए, फिर मैं इलेप्टिकल ऑर्बिट्स पे वापस आऊंगा। तो जैसे मान लेते हैं कि एक प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सन। सन का मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। प्लेनेट का मास है स्मॉल एम, और ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, सच दैट कि इस ऑर्बिट का रेडियल डिस्टेंस है स्मॉल आर। ध्यान रखना, स्मॉल आर हाइट नहीं है इस ऑर्बिट का, वो उसका रेडियल डिस्टेंस है। So this small r is called as orbital radius. ठीक है,
अब ये प्लेनेट का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है इसका, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं। सो दिस v इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल स्पीड। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। अब अगर ये प्लेनेट सर्कुलर मोशन में है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, तो क्या उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, उसके पास एक नेट फोर्स होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ सर, gravitation। तो यहाँ पर क्या वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ सर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्सिलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r। सो ऑर्बिटल स्पीड आ गया हमारे पास G कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड भी प्लैनेट का मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आप कितना भी मास का बॉडी को रखना चाहो तो उससे उसका उसका खुद का मास कितना है वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डिपेंड करता है सन का मास क्या है, डिपेंड करता है कौन सा रेडियस का ऑर्बिट में आप रखना चाहते हो, उस रेडियस का इंपॉर्टेंस है। लेकिन उस प्लेनेट का या कोई सैटेलाइट का मास कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब सर अर्थ के ऑर्बिट में अगर जुपिटर को भी प्लेस कर दिया जाए तो उसका भी मतलब डे का और ईयर का टाइम सेम होगा? देखो जब ये कंपैरिजन करते हो तो फिर से ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये कैलकुलेशन में क्या सन को रेस्ट पे रखा गया है? हाँ सर। है ना। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन कैलकुलेशंस तभी होल्ड करता है जब स्मॉल m का वैल्यू सन से काफी कम हो, वरना तो फिर सन भी घूमने लगेगा अबाउट ए कॉमन सेंटर ऑफ मास। जुपिटर का नहीं है क्या सन से कम? जुपिटर तुम तो अर्थ के लिए बोल रहे हो ना, अर्थ और जुपिटर मतलब के लिए अर्थ बोल के रहे हो। ऑर्बिट में अगर जुपिटर को प्लेस कर दिया जाए तो उसका भी क्या ईयर का और डे का टाइम पीरियड सेम होगा? हाँ, टाइम पीरियड उसका वही हो जाएगा जो अर्थ का है। ठीक है। तो टाइम पीरियड तो उसका सर मेजर डे एक्सिस का लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। सर डे का टाइम पीरियड तो सेम नहीं होगा। डे के लिए नहीं, इसका ईयर तो का सेम हो जाएगा। डे के लिए तो बोल नहीं सकते हम लोग ना ऐसे डायरेक्टली। ठीक है हाँ सर। सर। हो गया ये चीज समझ में यहाँ तक ऑर्बिटल स्पीड के लिए। तो ये कैलकुलेशंस में ध्यान रखो, क्योंकि हम जैसे ये बोलते हैं कि मास से इंडिपेंडेंट है तो पहला दिमाग में यही जाता है कि कंपेरेबल हो जाए मासेस। तो कंपेरेबल हो जाएगा तो सन रेस्ट पे नहीं रहेगा फिर। दूसरा चीज, अगर टाइम पीरियड निकालो इस प्लेनेट का, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, क्या हम लोग टाइम पीरियड को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई स्मॉल r बाई v लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही होगा टाइम पीरियड। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे v का वैल्यू आप पुट करो तो देखो 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M इंटू स्मॉल r पावर 3/2 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये इसी तरीके का इक्वेशन आ रहा है जो थर्ड लॉ आपको बताया था मैंने। तो सर्कुलर मोशन और इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में डिफरेंट कैसे कैलकुलेशन होता है कई बार कि जो एल सर्कल में आपको रेडियस का टर्म मिलेगा ना, वही एलिप्स में आपको देखना एक ही जगह मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देखो कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यहाँ पर भी आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। वो कई बार क्या होगा कि जब आप सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हो तो आपको एक टर्म और मिलता है सैटेलाइट्स में, नियर सरफेस ऑर्बिट्स। ठीक है, नियर सरफेस ऑर्बिट्स। ठीक है, ये सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है ऑब्वियसली। तो नियर सरफेस ऑर्बिट्स का मतलब क्या है कि जो रेडियस होगा ऑर्बिट का दैट इज वेरी क्लोज या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, तब वहां पर हम लोग नियर सरफेस स्पीड क्या बोल सकते हैं? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बाई कैपिटल R। सो दिस इज फॉर सैटेलाइट्स। तो नियर सरफेस सैटेलाइट्स आपको कभी कभी वर्ड अगर मिलेगा तो उस टाइम पर जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो आप उस अर्थ का या प्लेनेट का रेडियस के इक्वल ले सकते हो। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखो अगर इस प्लेनेट का काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखें
तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, सो वी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लैनेट। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वही वही कंसेप्ट हो गया, दो स्फीयर्स है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। सो माइनस ऑफ जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई r, यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। सर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं लेंगे? हाँ ये नियरली सेंटर टू सेंटर ही है, वही वही बात है कि वापस से प्लेनेट का जो साइज है वो स्टार के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है। सर कैपिटल आर वो मतलब सन का रेडियस नहीं ऐड करना? स्मॉल आर तो ऑलरेडी सेंटर से ही है ना ये सन का, स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस मतलब सेंटर से ही तो होता है। अच्छा ठीक है सर, समझ। कंफ्यूज मत तो ऑर्बिट का यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में दो चीज मिलेगा, ऑर्बिटल रेडियस और एक है ऑर्बिटल हाइट। हाइट अलग चीज है, रेडियस अलग चीज है। यहाँ पर अगर आपको हाइट ऑफ दिस ऑर्बिट पूछा जाए तो वो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर है, ठीक है। हाँ सर। सर हाँ तो यहाँ पे जो हम वो एनर्जी ले रहे हैं वो हम वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को नहीं पकड़ेंगे, किसका रोटेशन? तो जो प्लैनेट है उसका। वही तो है हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं 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 सर, ये मतलब जो वो अपने एक्सिस पे जो घूम रहे नहीं हैं वो। वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम। ठीक है सर। सो टोटल एनर्जी यहाँ पर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r, यही आएगा, ठीक है। तो याद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के लिए भी बिल्कुल सेम यही सब चीजें आ रहा था, ऐसा ही हाँ आया होगा सब फॉर्मूला। हाँ हाँ सर। सर। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आया, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आपको बताता है कि इट इज बाउंडेड है ना, सिस्टम बाउंडेड है, वैसे ही यहाँ पर भी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगा, इट इंडिकेट्स इट इज अ बाउंडेड सिस्टम। तो यहाँ पर देखो कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड is equal to the magnitude of kinetic energy and this is equal to half of the magnitude of potential energy। इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही आता था। इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही आता है। तो यहाँ पर देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हाँ वहां पर भी यही आता है, ग्रेविटेशन में भी यही आता है। तो ऐसा रिलेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा अगर फोर्स 1/r² का फंक्शन हो, ये एक जनरल चीज है। अगर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है तब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में यही रिलेशन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। सो दिस रिलेशन holds for forces obeying inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्लियर है? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? हाँ सर। 1/r² का फंक्शन है, तो कभी भी 1/r² का फंक्शन का आपको एक फोर्स मिल जाए तो उस टाइम पर एनर्जीज में ये रिलेशन डेफिनेटली होल्ड करेगा। हाँ सर। देख लो ये सब। हो गया लिखना? हाँ सर। सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है सर, मतलब स्लो हो गया, अभी ठीक है? नहीं नहीं सर, धीरे धीरे आ रहा है सर आवाज। बहुत लो आ रहा है वॉइस। सर बाकियों का आवाज जोर आ रहा है लेकिन फिर आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, अभी ठीक है। तो देखो जो कैलकुलेशंस अभी जैसे सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए का कुछ कैलकुलेशंस एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए करते हैं, ध्यान से देखो बहुत सारा चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करने को है, और हर एक कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो सब अपने आप में क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सन कंजर्व होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस यहाँ पर जो प्लैनेट पे लग रहा है वो एक सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम भी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सन कंजर्व रहना चाहिए। पहला पॉइंट पे आते हैं, जैसे मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सन इज कंजर्व्ड।
तो मान लो कि ये जो टर्निंग पॉइंट्स है यहाँ पर इस प्लेनेट का वेलोसिटी कुछ v1 मान लेते हैं, यहाँ पर v2 मान लेते हैं, एंड सेपरेशन सन से यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन r1, मैक्सिमम सेपरेशन इज r2। तो अगर एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द सन, तो पॉइंट अगर कंजर्व्ड है तो पॉइंट ए पर जो वैल्यू होगा एंगुलर मोमेंटम का और बी पर जो वैल्यू होगा दोनों सेम होना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो एट पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो क्या वैल्यू लिखेंगे बताओ? सन का मास आप कैपिटल एम ले सकते हो कहीं भी जरूरत हो, और प्लेनेट का मास आप स्मॉल एम ले सकते हो। पॉइंट ए पे क्या होगा? m इंटू आर क्रॉस वी होता है ना, तो पॉइंट ए पे पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, हाँ सर। तो डायरेक्टली m r1 v1 हो जाएगा, हाँ सर। और पॉइंट बी पर m इंटू r2 v2। तो हाँ यहाँ से हम बोल सकते हैं r1 v1 आ गया हमारे पास, r2 v2। तो इसको हम यूज भी करेंगे आगे, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। यहाँ से देखो कि R1 का वैल्यू डेफिनेटली R2 से कम है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट R1 अगर मिनिमम सेपरेशन है तो क्या V1 मस्ट बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लेनेट, हाँ सर। एंड हाँ। V2 इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्लेनेट। तो प्लेनेट जितना सन से दूर जाएगा, ठीक है, क्या उतना स्पीड उसका कम हो जाएगा, हाँ सर। और जितना क्लोज आएगा सन के उतना ही स्पीड से वो पोजीशंस को, उस पॉइंट्स को क्रॉस करेगा। ओके। सर ये तो हम वो सेकंड लॉ से भी बोल सकते हैं, केपलर सेकंड लॉ से। हाँ बोल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ अब अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस प्लेनेट का कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैं इस मैकेनिकल एनर्जी को बोल देता हूँ ई, लेकिन अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि ई का वैल्यू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देगा आपके लिए, तो इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर ये कंजर्व्ड है तो मैं पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूं या बी पर लिखूं, दोनों सेम होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी दो चीजों से बना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हर एक पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रहा है, लेकिन दोनों का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो अगर पॉइंट ए पर हम लोग लिखें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई r1, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट बी पे लिखते हैं, सो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई r2 प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। तो मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, इक्वेट कर दूंगा तो फिर मेरे को तो ई कैलकुलेट करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इक्वेट कर देंगे तो ई का टर्म ही हट जाएगा, तो इसको अभी इक्वेट नहीं कर रहे। इसको देखो ऐसे करते हैं, पहला इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ। सो e टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर इज माइनस ऑफ g स्मॉल m कैपिटल M r1 प्लस हाफ m r1 स्क्वायर, इसको मैं v1 r1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर। वैसे मैं सेकंड इक्वेशन को r2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। स्मॉल m कैपिटल M r2 हाफ m v2 r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो v1 r1 का वैल्यू क्या v2 r2 के इक्वल है। हाँ ठीक है, तो हाफ m v1 r1 स्क्वायर और हाफ m v2 r2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल टर्म्स है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। तो देखो e टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर प्लस g स्मॉल m कैपिटल M r1 इज e टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर प्लस g स्मॉल m कैपिटल M r2। तो e टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, मतलब r1 माइनस r2 इंटू r1 प्लस r2 इक्वल टू g स्मॉल m इंटू कैपिटल M
R2 माइनस R1 ये होगा। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर R1 माइनस R2 और ये R2 माइनस R1 कैंसिल आउट होगा तो एक माइनस साइन लगा देता हूँ यहाँ पे। सो E विल बी नेगेटिव ऑफ G स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ठीक है। और R1 प्लस R2 को टोटल मेजर एक्सिस का लेंथ लिख सकते हैं, 2a ठीक है। तो ये 2a हो जाएगा, हाँ तो कांस्टेंट आ रहा है ना, हाँ ठीक। तो एक प्लेनेट के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ये इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ मालूम है, देखो कब यूज करोगे कब नहीं करोगे। अगर आपको सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ मालूम है तब तो यूज करो डायरेक्टली, और अगर सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ नहीं मालूम है तब वहां पर अप्रोच क्या ले सकते हो, कोई भी जनरल 2 पॉइंट्स पर आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। पॉइंट ए पर लिखो और इक्वल टू पॉइंट बी पे लिखो, ठीक है। हाँ दूसरा एक और चीज बहुत काम आता है कि कोई भी जैसे स्पीड, किसी भी जनरल पॉइंट पे स्पीड अगर मेरे को लिखना है इस पार्टी प्लेनेट का, तो अब मान लो V1 का ही वैल्यू आपको बोल दे V1 निकालो कितना है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं कि जैसे मान लो कोई भी जनरल पोजीशन पे पार्ट मेरे को इस प्लेनेट का स्पीड चाहिए, तो एट एनी रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r द स्पीड ऑफ द प्लेनेट इज v, सो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो काफी टाइम बचाता है एग्जाम में। तो किसी जनरल पॉइंट पे स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे, वापस से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। अब मेरे को ये पता है कि उस पॉइंट जनरल पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा उसका वैल्यू ये तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2a के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया उस पॉइंट पर हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, हाँ सर। ठीक है। सो स्पीड एट एनी जनरल पॉइंट will be under root of g capital M into 2 divided by small r minus 1 by a। देखो आ रहा है ये, हाँ सर ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्टली स्पीड निकाल के देगा ये एक्सप्रेशन। आपको v1 निकालना है तो r1 का वैल्यू को a इंटू वन माइनस ई पुट कर दो, आपको v2 निकालना है तो r के जगह a इंटू वन प्लस ई पुट कर दो। तो एसेंट्रिसिटी का आपको अगर मालूम है या डिस्टेंसेस आपको मालूम है, r का वैल्यू मालूम है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। हो गया यहाँ तक। एक मिनट। हाँ सर। उसके बाद देखो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है हमको। अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जैसे आपको बोला था कि प्लैनेट अराउंड द सन लो या सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट लो, सब एक ही चीज है। सच दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इज r1 एंड r2। तो मान लेते हैं यहाँ पर प्लैनेट है, ठीक है। इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लैनेट सैटेलाइट और प्लैनेट का कंसेप्ट लो या प्लैनेट और सन का कंसेप्ट लो। तो इसका मास हम कैपिटल एम ले लेते हैं और सैटेलाइट का मास हम लोग स्मॉल एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीड हमको वैल्यू दे दिया, यहाँ पे सब टर्निंग पॉइंट्स है। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस इज r1, मिनिमम डिस्टेंस इज r2। तो यहाँ पर मैं करेस्पॉन्डिंगली स्पीड ले लेता हूँ v2 और यहाँ पे ले लेता हूँ v1। तो एक इक्वेशन तो डायरेक्टली क्या v1 r1 इक्वल टू v2 r2 बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम हाँ कंजर्वेशन से। सर। हाँ सर। सो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट रिलेटिव टू द प्लैनेट। अब यहाँ पे दो तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चंस को। एक तो हो गया कि r1 r2 के टर्म्स में आप सॉल्व करते हो, और एक होता है एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में भी हम लोग को पूछा जाता है। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। जैसे पहला केस, अगर मान लो कि मैं एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में सॉल्व करूं,
in terms of eccentricity. अब देखो एंगुलर मोमेंटम अगर मेरे को लिखना है तो मैं एंगुलर मोमेंटम किसी भी पोजीशन पे लिख सकता हूँ, है ना। तो टर्निंग पॉइंट्स पे लिख लेते हैं, जैसे मान लो कि एम वी वन आर वन, क्या यही हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू? हाँ सर। ठीक है। हाँ सो दिस इज इक्वल टू एम इंटू आर वन को क्या मैं ए इंटू वन प्लस ई लिख सकता हूँ? हाँ सर। ठीक है। और v1 के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, v1 स्पीड एट एनी जनरल पोजीशन दैट इज g इंटू कैपिटल एम इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पर r हो गया वो a इंटू वन प्लस ई, ठीक है, माइनस वन बाई ए, यही हो जाएगा। आ रहा है क्या ये? हाँ सर। सो दिस इज स्मॉल m इंटू अंडर रूट ऑफ, इसको आप देखो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे a इंटू वन प्लस ई को इधर अंदर ले जाओ और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हमारे पास g कैपिटल M इंटू ए टाइम्स ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर। देखो करके आता है क्या? ठीक है। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ आर वन आर टू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब देखो आर वन आर टू के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अगेन मैं इक्वेशन ये यूज करूंगा एम वी वन इंटू आर वन, बस वी वन का वैल्यू को मेरे कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं हम लोग आर वन के टर्म्स में। तो एक इक्वेशन तो वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर टू है, और दूसरा इक्वेशन एनर्जी के लिए मैं लिखता हूँ, मैं ये दोनों टर्निंग पॉइंट्स पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को इक्वल कर सकता हूँ। तो माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर टू, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर, और पॉइंट ए पर फारदेस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर वन, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो हम v1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं r1 के टर्म्स में, तो आप v2 के टर्म को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, v2 को यहाँ पर आप पुट कर सकते हो v1 r1 डिवाइडेड बाई r2। ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन से आपके पास v2 v1 का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2, उसको फिर एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर आएगा, ये होगा। इसी तरह से करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना। So this will come out to be 2g capital M into R1 R2 divided by R1 plus R2। तो ये दोनों फॉर्म्स पूछा जाता है एग्जाम में। हो गया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। सो देखो एसेंट्रिसिटी आ गया, तो यहाँ पर एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। देखो हमको क्या पता है कि डी ए बाई डी टी, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल एरिया कवर्ड इज पाई ए बी डिवाइडेड बाई जो टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी। हाँ सर। ठीक। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द मास ऑफ द प्लेनेट। हाँ सर। ठीक है, मतलब सन और प्लेनेट अराउंड द सन ले रहे हो या फिर सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट ले रहे हो तो उसका मास आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से हमको टाइम पीरियड निकालना है। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2m पाई ए बी डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम एल। सो मैं एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा पुट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है इस वैल्यूज। एंगुलर मोमेंटम भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में। सो 2 पाई, ठीक है, इंटू एम, ठीक है, 2 पाई इंटू एम हो गया हमारे पास, ए इंटू बी,
नीचे एंगुलर मोमेंटम का टर्म है, एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में, ठीक है। रहने देते हैं, एक बार ये भी यहाँ पर देखते हैं इसको। सो एंगुलर मोमेंटम को पुट करते हैं यहाँ पर, जो एसेंट्रिसिटी में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दिस विल बी स्मॉल m टाइम्स ऑफ g कैपिटल M इंटू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यही है, हाँ सर। ठीक है। अब ये 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ई स्क्वायर का वैल्यू पता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो मैं 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू को बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट कर सकता हूँ ना, ठीक है, ये पुट कर सकते हैं हम लोग इसको। सो 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल m का टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है, सो g कैपिटल M इंटू ए एंड दिस टर्म इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, टाइम पीरियड इक्वल टू, यहाँ पर a का टर्म b का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया ना, नीचे भी b बन रहा है ऊपर भी b है, वो कैंसिल आउट हो गया। a का टर्म्स में क्या हो रहा है, ऊपर एक a है और नीचे बन रहा है 1 बाई रूट ए, सो 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ जी एम, ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे a पावर 3/2 बना। हाँ सर। तो यही तो हम लोगों ने लिखा था स्टार्टिंग में, याद है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। हाँ समझ गया। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। सो यही सब कैलकुलेशंस है यहाँ पर, ऐसे जो भी इक्वेशंस हम लिख रहे हैं। तो यहाँ तक एक बार गो थ्रू करो, कल फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और नहीं बचा है कुछ चैप्टर में, चैप्टर हो, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, जितना मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट पार्ट में जितना टाइम लगता है सेकंड में उतना नहीं लगता है, सेकंड बहुत छोटा सा चीज है। ठीक है, तो आज यहाँ फिर पे इसके एंड बाद करते हैं, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इसके बाद हाँ, एसएचएम स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर वही हमारा लास्ट चैप्टर होगा? नहीं, लास्ट चैप्टर एसएचएम के बाद वेव्स। हाँ हाँ। अब एसएचएम में आप जितना अभी तक पढ़े हो सब कुछ यूज करेंगे हम लोग, चाहे ग्रेविटेशन हो, फ्लूइड्स हो, चाहे स्प्रिंग का कंसेप्ट हो, न्यूटन्स लॉ हो, रोटेशन हो, कंजर्वेशन हो, मोमेंटम, सब कुछ आएगा। और फिर एसएचएम में जब आप एसएचएम में सब कुछ यूज कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो एसएचएम चैप्टर का यूज करेंगे फिर वेव्स में, ठीक है। तो एसएचएम में कुछ नया नहीं होता है सच, जितना मैकेनिक्स आप जानते हो उसी को देखने का नजरिया अलग है, डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जो चीज आप पढ़ ली हो वही सब है, बस अलग तरीके से देख रहे हैं, सब कुछ वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंड कर इसको, कुछ पूछना है किसी को क्या? और